हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि क्लास 12th के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की जा रही हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी किताब का पहला चैप्टर, जो कि जिसका नाम है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 1 में हम लोग रिलेशन यानी संबंध पर बात करेंगे। ठीक है, संबंध को कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषा क्या होती है, कितने तरीके के होते हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है यहाँ पर संबंध एवं फलन, एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे और इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा और ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी किया जा चुका है, तो वहाँ से मिल भी गया होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको। और एक चीज़ आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्लासेस है, तो हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको बहुत अच्छे से सारे जो भी लेक्चर्स होंगे यहाँ पर उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उनका कॉपी में एक बाकायदा नोट्स भी बनाने हैं। और जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और स्कूल खुलेंगे तो उसका पूरा जो है चेक भी किया जाएगा, वो पूरा होमवर्क। और साथ ही साथ इसकी ऑनलाइन क्लासेस की मॉनिटरिंग शासन में भी हो रही है, तो सभी लोगों को जो है पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है और कहीं अगर कोई समस्या आती है तो उसको ग्रुप के माध्यम से आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन यानी संबंध क्या होता है। वैसे तो हम लोग जो है 11th में पहले पढ़ भी चुके हैं इस अध्याय को, रिलेशन एंड फंक्शन को वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि संबंध या रिलेशन क्या होता है। रिलेशन यानी कि संबंध। देखो यहाँ पर हो सकता है कि हिंदी में कुछ वर्ड लिखने में कभी कभी जल्दी में समस्या हो सकती है, तो मैं बोल दूंगा, लेकिन हो सकता है लिखूंगा मैं इंग्लिश में ही। तो जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनको तो मैं हिंदी में लिखूंगा ही, लेकिन अगर बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड में अगर लिख देता हूँ तो उसको समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन है या संबंध है वो कैसे परिभाषित होता है। जैसा कि हम डेली लाइफ में जो हमारे संबंध होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे मतलब ए जो है बी का पिता है या ए का भाई बी है, तो ये भी जो है ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो संबंध होते हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स में देखें तो वहाँ पर भी इसी टाइप के कनेक्शंस हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जो संबंध है यहाँ पर, अगर हम गणित में बात करें तो संबंध जो है दो समुच्चयों के मध्य हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो संबंध जो है दो समुच्चयों के अवयवों के मध्य एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उस कनेक्शन को ही हम जो है संबंध बोलते हैं। यानी कि रिलेशन, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलेशन इज़ अ रूल फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी which connects the element of A to element of B। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा नियम, कोई एक ऐसा नियम जो कि ए के एलिमेंट को, ए के अवयवों को बी के अवयवों से संगुणित करता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको इस टाइप से लिखें तो
संबंध एक ऐसा नियम है जो एक समुच्चय के अवयवों को दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ संगुणित करता है। ठीक है, तो संगुणित करता है यानी संगुणन का मतलब वही है कि कनेक्शन एक तरीके से बिठाना। तो इसको हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो एक सेट ए है तो आर इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आर एक रिलेशन है जो कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, या फिर अगर ए का कोई अवयव है स्मॉल ए और बी का कोई अवयव है स्मॉल बी, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और जो आर होगा उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो है आम बोलचाल की भाषा इसमें रहेगी। मतलब जब कहीं पर भी हमें लिखना होगा कि आर इज़ इक्वल टू मतलब रिलेशन को हमें कैसे दर्शाना है, तो ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बी दो समुच्चय होंगे। ठीक है, जैसे अब इसको एक तरीके से हम ऐसे सिंपल भाषा में समझें तो मान लो हमने एक ए जो समुच्चय है वो लिया है कुछ 1 2 3। ठीक है, दूसरा समुच्चय हमने ले लिया 2 4 6 8, और अब मैं यहाँ पर आर एक ऐसा बना दूँ, एक ऐसा संबंध बना देते हैं यहाँ पे कि ए कॉमा बी हम ऐसे क्रमित युग्म में लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट कि बी बराबर 2a हो, जहाँ पर a जो है वो कैपिटल A से आए और b कैपिटल B से आए। तो ये जो रिलेशन है इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम a हमारा a कैपिटल A से लाना है और b को हमें कैपिटल B से लेना है। ठीक है, स्मॉल a की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमें b की वैल्यू 2 मिलेगी, तो 1 कॉमा 2 एक अवयव हमें यहाँ पर रिलेशन में मिल गया 1 कॉमा 2। फिर दूसरा अगर हम a की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 मिलेगा, यानी कि 2 कॉमा 4, और अगर हम 3 यहाँ पे रख दें 3 a की जगह पर तो b की जगह पे 6 आ जाएगा, तो 3 कॉमा 6 मिल जाएगा। और आगे अब a में कुछ बचा नहीं है तो हम यहीं पे क्लोज़ कर देंगे, मतलब आगे कुछ कनेक्शन नहीं मिला। तो हमारे पास जो रिलेशन मिला हमें वो इसमें 3 अवयव आएंगे। ठीक है, और इसको अगर हम ये हमने जो प्रदर्शन किया है इसको प्रदर्शित किया है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको लिखने का जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब है परिभाषा जिसमें आ रही हो, और जिसमें हम कॉमा लगा करके लिख रहे हैं उसको रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें, वेन डायग्राम भी इसका जो है हम बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास ए के अवयव होंगे कैपिटल ए, और दूसरी तरफ यहाँ पर बी के अवयव होंगे, तो 1 2 3, और इधर 2 4 6 8। अब इसमें 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, 3 का कनेक्शन 6 के साथ है, 8 छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए से बी के बीच में जो यहाँ पर हमने एक कनेक्शन बनाया है उसको हम रिलेशन आर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 कॉमा 2 जो है वो आर का अवयव है, 2 कॉमा 4 भी आर का अवयव है, 3 कॉमा 6 भी आर का अवयव है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये ऐसा हो जाता कि हम ये बोल देते कि ए जो है 1,2,3 है और बी की जो वैल्यू है वो 2, 4, 6 है, लेकिन हमने क्या किया है कि जो आर हमने डिफाइन किया हुआ है ए कॉमा बी से, सच दैट बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ए जो है वो एक का एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 8 टाइम्स ए करना है, मतलब ए का 8 टाइम्स, तो इसका 8 टाइम्स होगा 1, 8, मतलब जो एलिमेंट आएंगे 1,8 आना चाहिए। लेकिन जब 8 यहाँ पर है नहीं तो ये नहीं आ सकता। इसी तरीके से जब हम ए की जगह 2 रखेंगे और 2 के करस्पॉन्डिंग 16 आना चाहिए, तो 2,16 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 16 है नहीं दूसरे वाले सेट में, तो ये भी नहीं आ सकता। ए की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 × 8 24 आना चाहिए, तो 3,24, तो ये भी 24 यहाँ पर है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला, ये सब नहीं आएंगे, तो ये नल सेट हो गया। ठीक है, नल सेट हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नल रिलेशन। नल रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध। ठीक है, तो ये रिक्त संबंध आ जाएगा। आर यहाँ पर जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है ये रिक्त संबंध है। क्लियर? जहाँ पर फाई आ जाए, कोई भी कनेक्शन ही ना मिले, तो फिर जो है रिक्त संबंध हो जाएगा वो। और इसके बाद दूसरा जो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, तो सार्वत्रिक संबंध में जैसे मान लो ए हमारे पास होता 1, 2, 3, बी होता 2, 4, 6, और फिर हम ये बोल देते कि ए रिलेशन आर हमने ऐसे बनाया है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी का स्क्वायर। ठीक है, ए जो है वो ए का अवयव है, बी का अवयव है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, संतुष्ट करने वाले जो भी अवयव होंगे, जैसे ए का बी का अगर स्क्वायर करा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी के स्क्वायर में आ जाएंगे, मतलब ए तो हमारे पास है 1, 2, 3, और लेकिन बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे 4, 16 और 36। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए की जो वैल्यूज़ हैं वो सबके सब बी स्क्वायर से कम है, यहाँ पे 4 से तो कम ही है सबके सब। तो ये सब के सब सेटिस्फाई कर जाएंगे यहाँ पे ए कॉमा बी, यानी कि मतलब इस रिलेशन में हमारे पास 1,1,2 मिल जाएगा, 1,4 मिल जाएगा, 1,6 मिल जाएगा, 2,2, 2,4, 2,6, 3,2, 3,4 और 3,6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें टोटल 9 अवयव मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर यानी क्रमित योग हमें मिल जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन अब बात ये आती है, जैसे कि यहाँ पर हमें मतलब सारे 9 के 9 एलिमेंट मिल गए, अवयव मिल गए, लेकिन पहले वाले में 5 यानी नल सेट मिल रहा था। तो एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता कि ऐसे कितने अवयव मिलेंगे या मैक्सिमम कितने अवयव मिल सकते हैं किसी भी रिलेशन में। तो यहाँ पर एक तरीका रहेगा कि एक्चुअली हम जब भी बात करेंगे इस टाइप की, तो ये जो है जो रिलेशन होता है, यहाँ से ये चीज़ निकल के सामने आती है कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जो संबंध है, संबंध
ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ए क्रॉस बी पर बात कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी कि कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि जैसे मान लो ए और बी के अवयव हमें पता हों, तो उसमें सारे पॉसिबल करेस्पॉन्डेंस यानी सारे पॉसिबल संगुणन हम जो है कर लेंगे, तो वो ए क्रॉस बी हो जाता है। जैसे ए ये है, बी ये है। अब ए में हमने ए बी सी डी ले लिया और बी में हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हम सारे पॉसिबल संगुणन बनाएंगे। जब ए को हम 1 से भी कनेक्ट करेंगे, 2 से भी, 3 से भी, 4 और 5 से भी कनेक्ट करेंगे। बी को 1 से, बी को 2 से, बी को 3 से और बी को 4 से, बी को 5 से। इसी तरीके से सी को भी हम सारे नंबर्स के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से D2 D3 D4 और D5। तो अगर इन सारी लाइन को गिनोगे तो 20 लाइनें निकलेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्रम से मैं लिख देता हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते लास्ट में D5 तक जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल कुल कितने बनेंगे? टोटल 20 अवयव आएंगे इस टाइप के। 20 अवयव कैसे कि ए में 4 हैं और इसमें 5 हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 20 आ जाएंगे। 20 अवयव आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर NA इंटू NB, ये फॉर्मूला रहेगा। और जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो ए क्रॉस बी के ही उपसमुच्चय होते हैं, क्योंकि संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है इसलिए कुल उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो 2 की पावर m इंटू n होगी। यानी कि r अगर हमारे पास a से b के बीच में हमने डिफाइन किया हुआ है, तो टोटल रिलेशंस जो आएंगे फ्रॉम a टू b बराबर 2 की पावर NA इंटू NB। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए से बी के बीच में अगर हमें टोटल संबंध बताने कितने आएंगे, तो 2 की पावर NA इंटू NB। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए में केवल 1 और 2 दो एलिमेंट हों और हम डिफाइन कर रहे हों बी यानी दूसरे सेट की तरफ ABC में, तो कुल जो संबंध बनेंगे यहाँ पर 1 2 नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 की पावर, और इसमें जितने अवयव हैं गिन लो उसको, 2 हैं यहाँ पर और इसमें 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। तो पूरे 64 जो है संबंध टोटल यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, और जिसमें कि एक संबंध जो होगा वो नल सेट होगा यानी रिक्त समुच्चय होगा, और दूसरा होगा सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, पहला एक रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध होगा, और बीच के बहुत सारे मिलेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कुछ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या है कि जैसे पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध में a कॉमा बी अगर R में है तो इसमें कंडीशन ये रहती है कि b बराबर a होगा। ठीक है, मतलब इक्वल वाले एलिमेंट तत्समक संबंध होते हैं। तब R को हम जब R a से b में डिफाइंड हो और a कॉमा बी बिलोंग्स टू R और इसको हम बोलेंगे b बराबर a, तब R एक तत्समक संबंध होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बना लें R 1 2 3 से 1 2 3, ठीक है, तो इसमें जो R की वैल्यू है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, b इज इक्वल टू a, मतलब 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। तो ये a टू a ही हम कह सकते हैं डिफाइंड हो जाता है, ये a से a में ही डिफाइंड होता है। तो a और b दोनों ही a के अवयव हो जाएंगे। तो 1 1 2 2 3 3, इसके सारे अवयव इसके सारे अवयव बराबर तरीके से कनेक्टेड हो आप एक एक के साथ में। जैसे 1 2 3 1 2 3, तो 1 1 के साथ 2 2 के साथ और 3 3 के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो। तो इस अवस्था में हम जो बोलेंगे R को, वो क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और इसको हम जनरली I से, कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो आइडेंटिटी रिलेशन या कैपिटल R भी बोल सकते हैं, उसमें नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। तो इसका ग्राफ या मतलब वेन डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं और रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद इसमें आता है, इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव। इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनको नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब है स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य का मतलब है यदि हर एक a के लिए a कॉमा a भी R में रहे। ठीक है, यानी कि हम संबंध एक डिफाइन करें a से b के लिए, तो इसमें जो लिखा है ना स्वातुल्य का जो रिलेशन है उसको मैं यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। तो स्वातुल्य यानी कि स्वातुल्य संबंध, तो इसमें R जो एक रिलेशन रहेगा वो A से B के बीच में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम स्वातुल्य संबंध कहलाता है। तो ये एक स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाए। मतलब कोई भी एक अवयव उठाओ, उसमें से जो पहला वाला है उसी को हम दूसरी जगह लिख देंगे, B की जगह पर भी A लिख देंगे, फिर उसके बाद जो भी अवयव यहाँ पे बनेगा वो वापस R में होना चाहिए, तो हम उसको स्वातुल्य बोलेंगे। अगर नहीं होता है तो स्वातुल्य नहीं है। जैसे कि एक हमने रिलेशन लिखा है यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये एक हमने संबंध लिखा है और हमें ये बताना है, चेक करना है कि क्या ये एक स्वातुल्य संबंध है। और ये घटना सबके लिए होनी चाहिए कि A कॉमा B सारे पेयर के लिए R में होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले क्या किया कि 1 कॉमा 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 1 कॉमा 1 हमारा R में से हमने उठाया, R में है, बिल्कुल है।
तो इसके बाद हमें जो कंक्लूज़न मिलना चाहिए वो a कॉमा ए का होना चाहिए। a कॉमा ए का मतलब पहले a और दूसरा b है, तो a की जगह पे 1 है तो 1 हमने लिखा और दूसरे को भी हमें 1 बना देना है। तो ये हमारे पास वापस R में मिलना चाहिए, जो कि हम मिल रहा है, तो सही हो गया हमारा, पहली कंडीशन सही होगी। अब दूसरे अवयव के लिए देखते हैं 1,2 के लिए। 1,2 R में है, लेकिन हमने a की जगह पे 1 रखा है तो यहाँ पे 1,1 आएगा, तो 1,1 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। 2,1 के लिए हमें यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा a, टाइप का, वो होगा 2,2, जो कि R में हमें यहाँ पे मिल जाता है। और 2,2 के लिए तो खुद यही 2,2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चारों केसेस में यहाँ पर देख लिया। तो ये जो R है, R इज़ रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य हो जाता है यहाँ पर। तो ये स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि a, b अगर वहाँ पर मिल रहा है तो a, a भी मिलना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आता है सममित संबंध। हालांकि 11th में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था वहाँ पर इनका, लेकिन एक बार फिर से देख लो, अच्छे से समझ लो। तो सममित संबंध का मतलब क्या है कि R हम A से B के बीच में डिफाइन करते हैं, और इस तरीके से हो कि a, b अगर तुमने R में से उठाया है तो b, a भी जो है वहाँ पर मिलना ज़रूरी है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R, यानी R के सारे अवयवों के लिए अगर a, b वहाँ पर आता है तो b, a का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हम उसको सममित संबंध बोलेंगे। जैसे कि पिछला हमने जो उदाहरण लिखा था 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, तो इसमें 1,1 के लिए अगर हम इसको पलट दें तो 1,1 ही मिलने वाला है, जो कि R में ऑलरेडी है। 1,2 अगर देखें तो इसके लिए इसको पलट के मिलेगा 2,1, जो कि R में मिल रहा है। 2,1 के लिए अगर हम देखें तो इसको पलट देते हैं तो 1,2 मिल जाता है, जो कि R में मिल रहा है। 2,2 बिलोंग्स टू R के लिए अगर हम देखते हैं तो इसमें 2,2 पलटने पे मिल जाता है, जो कि R में है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R जो है वो सिमेट्रिक यानी कि सममित हो जाता है। यहाँ पे सममित संबंध यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें, R जो है यहाँ पे ये सममित हो जाता है। और भी बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि R अगर हम देखें x, y such that x is similar to y, x, y are triangles। तो a और b मतलब x और y सिमिलर हैं, तो यहाँ पर हमने मान लो a, b R में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a सिमिलर टू y, a सिमिलर टू b। लेकिन हम इससे ये भी बता सकते हैं कि अगर a सिमिलर टू b है तो b सिमिलर टू a होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि b, a जो है वो भी R में चला जाएगा। तो सिमिलरिटी भी यहाँ से प्रूव हो जाती है, मतलब ये सिमिलर हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया सममित हो जाएगा। ये जो संबंध है ये भी सममित हो जाता है। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो तीसरा फिर यहाँ पर आ जाता है संक्रामक। तो संक्रामक का मतलब एक तरीके से जैसे अभी बीमारी भी चल रही है, तो संक्रामक यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पर इसी तरीके की ये प्रॉपर्टी भी है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी या ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या होगा, या संक्रामक संबंध, तो इसमें एक
एलिमेंट हम लें, जैसे मान लो आर हमारे पास ए से बी में हमने इसको परिभाषित किया हुआ है, एक संबंध हमने इसको लिखा है। तो ये संक्रामक तब होगा जब x, y आर में हो एंड y, z भी आर में हो, और उसके बावजूद हमें यहाँ पर x, z मिल जाए आर में। मतलब कहने का कि x, y के बीच में कोई कनेक्शन है, वही कनेक्शन y और z के बीच में है, तो फिर इन दोनों से हमें ये पता चल जाए कि x और z के मध्य भी वही कनेक्शन होगा, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, फॉर ऑल पेयर्स, और सारे अवयवों के लिए ये बात सही होनी चाहिए। x का y के साथ जो संबंध है, y का z के साथ जो संबंध है, वही संबंध x का z के साथ भी होना चाहिए। मतलब बीच वाला टर्म हटा दो तो x और z का संबंध वही हो जो कि x y के साथ है या y का z के साथ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, x, y सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, एक्स वाई ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन है मतलब आदमी लोग हैं, और उसमें मतलब मानव जाति है पूरा, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं, और एक्स ब्रदर ऑफ वाई है, यानी एक्स जो है वो वाई का भाई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई का भाई है। हिंदी में अगर इसको लिखें तो एक्स वाई का भाई, और y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज ब्रदर ऑफ z, यानी कि y z का भाई है। यानी कि z का भाई हुआ y और y का भाई हुआ x। तो फिर x हम यहाँ से इन दोनों चीज़ों से ये बता सकते हैं कि जो x है, x इज ब्रदर ऑफ z। हम ये भी तो बोल सकते हैं इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद। उसमें बोल दिया है कि x y का भाई है और y z का भाई है, तो x जो है वो z का भी भाई होगा। अब z हो सकता है, z हो सकती है कि लड़की हो, लेकिन x तो लड़का ही है ना, तो x जो है वो y का भाई हुआ, y z का भाई हुआ, तो x z का भी भाई हुआ। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि x, z जो है वो भी R में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग पेयर में रह सकते हैं जो जिसमें पहला वाला अवयव दूसरे वाले का भाई हो, यानी x इज ब्रदर ऑफ z। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ, संतुष्ट करता हुआ जो अवयव है x, z जो कि R में आ जाएगा। तो ये ट्रांसिटिविटी या संक्रामक हो जाएगा। फिर संक्रामक संबंध यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक सबसे लास्ट में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बार बार पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, या तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या होता है कि ऐसा संबंध जो क्या हो, स्वतुल्य हो, दूसरा सममित हो, और तीसरा संक्रामक हो। ठीक है, तो ये तीनों अगर कंडीशन वहाँ पर संतुष्ट होती हैं तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध कुछ नहीं है, बस ये दिखाना है कि कोई भी संबंध ऐसा हो जिसमें ये तीनों घटनाएं
साबित हो रही हो, तीनों प्रॉपर्टीज़ या तीनों जो प्रगुण हैं वो उसमें सत्य हो रहे हैं, तो फिर जो है हम उसको तुल्यता संबंध बोल देंगे। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने जो ऊपर देखा था एक समरूपता का संबंध दो त्रिभुजों में, तो वो जो है तुल्यता संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे समरूपता हो गया त्रिभुज की, है ना, सर्वांग समता हो गया, ये सब क्या है, ये जो है तुल्यता संबंध है। और अगर मान लो हम यहाँ पर एक बना लें, डिफाइन कर लेते हैं कि R जो है हमने ले लिया है x, y सच दैट x माइनस वाई 5 से विभाज्य है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो 5 से विभाज्य है, तो बताना है कि ये कैसा संबंध होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन क्या होगी, स्वतुल्य होने के लिए कि x, y R में है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य, तो हम ये चेक करेंगे कि x माइनस एक्स क्या आता है, x माइनस आता है 0, तो 0 भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, x R में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर x माइनस वाई 5 से विभाजित होता है, तो y माइनस एक्स भी 5 से विभाजित हो जाएगा। माइनस आ जाएगा, बस माइनस आने से मतलब नहीं है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y R के लिए y, x भी R में रहेगा। और नेक्स्ट है थर्ड केस, संक्रामक। तो संक्रामक संबंध के लिए इसमें क्या होगा, x, y और y, z हम R में लेके चलेंगे। मतलब x माइनस वाई 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5k1 हो गया। और y माइनस जेड भी 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5k2 लिख दिया उसको हमने। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा, y कैंसिल, तो x माइनस जेड आ गया बराबर 5 कॉमन में k1 प्लस k2 आ गया। ये लेमडा है, नया नाम मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस जेड 5 से विभाज्य हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x, z R में लाई कर रहा है, तो ये संक्रामक हो जाता है इस तरीके से। तो संक्रामक भी हो गया, सममित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों को मिला करके जो हमें यहाँ पर कंक्लूज़न मिला वो क्या होगा कि ये तुल्यता संबंध आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आपकी जो बुक है उसमें से ये सारे उदाहरण आपको लगाना है सभी को, और इसकी फेयर कॉपी बना लो
और बहुत अच्छे से सबको नोट करते चलो, ठीक है। जितने भी उदाहरण हैं सारे बिल्कुल लगे होने चाहिए, एक एक। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से बना लेना, ठीक है। ये जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं वो सब के सब आपको लगाने हैं। उदाहरण नंबर 6 आ गया। फिर इसके बाद आता है प्रश्नावली 1.1। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि पहला ही सवाल है, तो इसमें प्रत्येक में स्वातुल्य, सममित या संक्रामक बताना है। तो जैसे स्वातुल्य के लिए वही है कि y की जगह पे x रख करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, जो भी वहाँ पर उसके अंदर संबंध लिखा हुआ है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर जो है वो स्वातुल्य हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। सममित के लिए पलट देना है x और y को, और संक्रामक में xy, yz और xz हमें दिखाना होता है उसमें। तो इस तरीके से ये सब चेक करना है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी उनको पूछना। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी टाइप से पूछा जा रहा है कि ना तो स्वातुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक कोई ऐसा हमें उदाहरण देना होगा जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तीसरे में भी ऐसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मतलब ये स्वातुल्य, सममित या संक्रामक होगा, या तीनों होगा। चौथे में भी यही पूछा जा रहा है। पाँचवें में भी मतलब यही तीनों प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जा रही हैं। तो ये जो है स्वातुल्य, सममित और संक्रामक बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस भी पूछे ही जाते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तुल्यता संबंध के बारे में पूछेगा, तो तुल्यता संबंध जो तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, तो उसको हम तुल्यता संबंध बोलेंगे, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? टोटल हैं आई थिंक 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल 16 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन सारे 16 क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना है, और जो भी लेक्चर टाइमिंग रहती है, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखना है पूरा, उसके बाद उसका नोट्स बनाना है, फिर अपने क्वेश्चंस भी करने हैं, और फिर उसके बाद उनको डाउट में पूछना है, ठीक है। तो यही दिनचर्या रहने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए में फलनों के प्रकार के साथ, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। थैंक यू।